सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, चांद बरदाई का रोल जो मिला है आपको, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? और मतलब कि आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट बहुत कर लिया कि इमीडिएटली मैंने इसलिए हाँ किया क्योंकि जी, मैंने आज से कुछ कुछ वर्ष पहले एक यशराज प्रोडक्शन की पृथ्वीराज चौहान की थी, उसमें जयचंद का किरदार किया था और ईमानदारी की बात है कि मैं चंदबरदाई करना चाहता था। ओके, तो मुझे लगा कि जो चीज़ आप करना चाहते थे तब जी, तो ना घटित हुई, हाँ, लेकिन अगर अब घटित हो रही है जी, तो वो हमारी अपनी विश लिस्ट का किरदार है जी, चंदबरदाई, जो मुझे मेरे अंदर करने की इच्छा थी और मुझे आज करने का अवसर मिला तो मैं तुरंत आनंदित हुआ और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टेलीविज़न के ऊपर आ रहा है। टेलीविज़न पे क्या होता है कि आप बहुत विस्तार से अपनी बात कह सकते हैं और उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आपको कुछ चीज़ों को रोकना पड़े। तो ये बड़े आनंद का विषय है कि मैं चंदबरदाई कर रहा हूँ, तो बहुत प्रसन्नता हुई थी। सर चंद बरदाई का मतलब आपको जो है हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल नॉलेज बहुत है सर, तो मतलब चंद बरदाई का कैरेक्टर करते टाइम पे आपने अपना इनपुट्स कितना लगाया और डायरेक्टर का कितना इनपुट्स था उसमें? देखिए, इन लोगों ने जो लिखा वो मेरा अपना ये मानना रहता है कि जब भी कभी कोई ऐसे बड़े संस्थान सोनी टीवी जैसे या मान लीजिए कोई भी लोग कर रहे हैं तो इन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा काम किया होता है राइटिंग के ऊपर और फैक्ट्स और ट्रूथ जो जब तमाम चीज़ें होती हैं तो भाषा के स्तर पर आप थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं जो मुख सुख के सिद्धांत पर होता है। तो मेरी अपनी मैं बड़ा ओबीडियंट किस्म का अभिनेता हूँ। मेरे बारे में लोगों को लगता ज़रूर है, मैं सेट पे जाने के पहले भले ही सलाह दे दूं, लेकिन सेट पे जाने के बाद पर मैं किसी भी किस्म की कोई चर्चा नहीं करता। सर चंद बरदाई की कहानियों में सच्चाई थी या वो ज़्यादा काल्पनिक थी? देखिए, इतिहास जो भी होता है, इतिहास हमेशा ये माना ही जाता है कि जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं पूर्व में, उनको संकलित करके कहीं ना कहीं हम और आप लिख देते हैं। और जो लेखन की चीज़ जिनके माध्यम से हमें मिलता है, हमें कैसे मिलता था? हमें ऐसे ही पोइट्स के माध्यम से मिलता था जो कवि होते थे। तो चंदबरदाई का जो किरदार है वो अकेला शस्त्र में निपुण नहीं थे, जी, जी, वो शास्त्र शस्त्र में भी निपुण थे और वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। जी, तो उनका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एकेडमिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन साथ में वो वॉरियर भी थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन को सिर्फ देखा नहीं है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ जीवन जिया है, जीवन के अंत तक, मतलब बालपन से लेकर जीवन के अंत तक उन्होंने जीवन जिया है। तो फिर मुझे लगता है कि उनकी कही हुई बात के ऊपर, लेखनी के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। जी। सर पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर ने आपको पर्सनली लेवल पे कितना इम्पैक्ट किया है? बहुत, मेरा अपना ये मानना है कि जितने भी हमारे वीर योद्धा होते हैं, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारे और आपके सबके अंदर ऊर्जा का संचार करने का माध्यम होते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में, उनका जो विकट व्यक्तित्व है वो हमको और आपको भी अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल में रूपांतरित करने का हौसला देता है। तो मुझे लगता है कि जो जितने भी हमारे युग पुरुष हुए हैं, वो युग पुरुष हमारे अपने वर्तमान को बहुत सक्षम बनाते हुए भविष्य को बहुत सुगढ़ बनाने की दिशा की प्रेरणा होते हैं। तो किरदार निभा रहे हैं, आपके हिसाब से रावण जैसा व्यक्ति को इतनी महत्व क्यों दी जाती है और क्या यह वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर भी हैं कि क्या है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जब भी कभी कोई हीरो बनते हैं जी, तो वो जो हीरो का जितना महत्व होता है, हीरो बनता ही विलेन को कहीं ना कहीं पराभूत करके और उनको समाप्त करके नष्ट करके मिल बनता है। तो परमात्मा श्री राम का जब भी कभी हम और आप चिंतन करते हैं तो आप ज़रा देखिए ना कि 10 सर वाले 20 भुजाओं वाले के ऊपर विजय प्राप्त करना 1 सर वाले और 2 हाथ वाले को कितनी अद्भुत बात होगी अगर लौकिक दृष्टि से देखें। पारलौकिक दृष्टि से देखें तो हमारा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि से ही ओमकार पैदा होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, सत असत। हमारी प्रकृति जो होती है वो त्रिगुणात्मक होती है कि सत रज तम तीनों होते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना किसी भी एक एलिमेंट का महत्व है, सारे के सारे एलिमेंट्स का उतना ही महत्व होता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी की नकारात्मकता को अपना आदर्श बना लें या आप सकारात्मकता के मार्ग पर चलते हुए उनके अपने जीवन में संचार करें।
सर ऐतिहासिक किरदारों को कैसे देखते हैं? उनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए या उन्हें रियलिस्टिक देखना चाहिए? देखिए, इतिहास जो होता है समय काल परिस्थिति के हिसाब से घटनाक्रम और कार्य करने की शैली हमारी आपकी बदलती रहती है। तो हम जिसको ग्लोरीफाई कहते हैं, करना कहते हैं, मुझे लगता है कि उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से अब आज के दौर में हमारी जो वर्किंग है, हमारी बैटल फील्ड क्या है, ये जो आप हाथ में रखें 3x6 का मोबाइल फ़ोन, हाँ। ठीक है। और उस समय की बैटल फील्ड क्या होती थी? उन्होंने कहा कि कोई सतलज के मैदान में लड़ रहा है, कोई पानीपत के मैदान में लड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो 3x6 के मैदान पे लड़ रहा है उसको पानीपत का या सतलज का या ऐसे कोई जो बैटल फील्ड होती है वो ग्लोरिफिकेशन लगेगा। मेरा अपना ये मानना है कि हम आज के दृश्य से कहीं ना कहीं आज की आंखों से हम अतीत के दृश्य देख रहे हैं तो हमें वो ग्लोरिफिकेशन लगते हैं, लेकिन हर काल का अपना सत्य होता है और मुझे लगता है कि उस सत्य को जानने के लिए हमें उसी किस्म की दृष्टि का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सर जैसे आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन भी आज के ज़माने में एक माध्यम हो गया है हमारा नॉलेज प्राप्त करना। आपके हिसाब से जो है आजकल जो है हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो भी माइथोलॉजिकल शोज़ बनते हैं या हिस्टोरिकल शोज़ बनते हैं, आपने हाल ही में छावा किए थे तो उसको भी लेके कई सारे विवाद हुए थे और जो है लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किए थे। तो आपका क्या मानना है कि सोशल मीडिया आपके हिसाब से हर चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना या हर चीज़ के ऊपर करना आपके हिसाब से? मेरा अपना ये मानना है कि सोशल मीडिया महत्व हाथ का होता है जी, हथियार का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। वही गन अगर आप किसी सैनिक के हाथ में देखते हैं तो हमारे आपके सबके अंदर सिक्योरिटी पैदा करती है, और वही गन यदि किसी टेररिस्ट के हाथ में देखेंगे तो हमको और आपको सबको भयभीत करेगी। तो गन का महत्व है या हाथ का महत्व है? तो मेरा हाथ का महत्व, हाथ का। तो ऐसे ही सोशल मीडिया है कि अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका सदुपयोग करें या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका दुरुपयोग करें। तो मैं इसको बड़ा उपयोगी मानता हूँ सोशल मीडिया को। मैं ये मान के चलता हूँ कि हम और आप सब कहीं ना कहीं अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और अब हमारे और आपके सबके पास अपने एक्सप्रेशन का एक मीडियम है। सर आपको क्या कभी ऐसा स्क्रिप्ट पढ़ते हुए ऐसा लगा कि मतलब कि अगर आप कोई हिस्टोरिकल रोल कर रहे हैं आपको ऐसा लगा कि यूज़ कर दिया गया है या ऐसा कुछ किया गया है? अभी तक जितने भी हमने किरदार किए हैं उसमें मुझे लगता है कि लोगों ने पूरा का पूरा रिसर्च करके ही कहीं ना कहीं करते हैं, और जो रिसर्चर होते हैं उनके ऊपर हमको और आपको विश्वास रखना चाहिए। आप प्रासंगिक बात ना हो, प्रासंगिक अगर बात रही है कहीं ना कहीं तो फिर अब जैसे मेरे बारे में जितना अच्छा मैं बता पाऊँगा, आपको पूरी मेरी कथा क्यों ना पता हो, जी, कहीं ना कहीं उसमें आप चूंकि अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसमें आपका भाव कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। जी। सर आप खुद एक सफल साहित्यकार भी हैं, तो भारतीय इतिहास में आपको कौन सा योद्धा सबसे प्रभावशाली लगता है और आप एक ना एक दिन उस योद्धा का मतलब रोल करना चाहेंगे? मैं बहुत सारे योद्धाओं से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं चाणक्य से बड़ा प्रभावित हूँ कि मुझे चाणक्य का किरदार करना है। मैं चंद्रगुप्त से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं पृथ्वीराज चौहान जी से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं महाराणा प्रताप जी से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं छत्रसाल बुंदेला जी से बड़ा प्रभावित हूँ। ऐसे कई सारे इतिहास पुरुष हैं, युग पुरुष, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और करने की इच्छा है। सर आजकल लगभग हर दूसरी फिल्म सब्जेक्ट पे या नेशनलिज्म के उस पर बन रही है सर, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे शिवाजी महाराज बनी है, संभाजी महाराज बनी है, आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में एक जॉनर को पकड़ लेते हैं तो फिर उस पर बनाने लगते हैं? इसमें थोड़ा सा संशोधन हम आपसे कहेंगे, क्योंकि अगर 100 फिल्में बन रही हैं और आपने कहा कि हर दूसरी फिल्म बन रही है, मतलब 50 फिल्में ऐसी तो नहीं बन रही। हम ये कहेंगे कि हर वो फिल्म जो इस जॉनर में है उसको कहीं ना कहीं हम और आप चिन्हित कर रहे हैं या उसके प्रति हम और आप देखने के लिए लालायित या देखने जा रहे हैं। तो मुझे हमेशा से मेरा इस चीज़ में विश्वास है कि हर व्यक्ति को अपने बुज़ुर्गों की कथा, अपने बुज़ुर्गों की दास्तान अच्छी लगती है। तो ये सब हमारे बुज़ुर्ग ही हैं जिनकी कथा हम अपने माध्यम से कह रहे हैं।
सर इंडस्ट्री की बात की जाए तो सुपरस्टार्स की बात की जाए तो मतलब इंडस्ट्री में जिस तरह से पहले चैन चलता था सुपरस्टार्स का, राजेश खन्ना हुए, अमिताभ बच्चन हुए, शाहरुख हुए, आमिर हुए, सलमान हुए, अजय हैं, अक्षय हैं, पर आजकल कह रहे हैं कि मतलब कि आजकल वो सुपरस्टार्स बनना कम हो गए, तो क्या वजह मानते हैं आप उस चीज़ की? अब एक हमने और आपने सबको एक किस्म से हम एक परिभाषा में बांध देते हैं। जी तो मेरा अपना ये मानना है कि अब हम और आप कहीं ना कहीं नए शब्दों की तलाश में घूम रहे हैं, इसलिए हम ये कहने लगे कि सुपरस्टार बनना बंद हो गए। अगर देखा जाए तो अभिनेता हो, कोई भी अभिनेता हो, वो समाज की कृति होता है, वो समाज का कर्ता नहीं होता। आप हमें देखने लगते हैं तो हम देखने योग्य हो जाते हैं, आप हमसे प्रेम करने लगते हैं तो हम प्रेमी हो जाते हैं, आप हमको आदर देते हैं तो हम आदरणीय हो जाते हैं, आप अपने घर से चलते हैं तो हमारा घर चलने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जो अभिनेता होता है वो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति बदल पाए या ना बदल पाए, आपकी मनस्थिति ज़रूर बदल देता है, इसलिए आप उससे प्रेम करते हैं। सर आप कई सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं सर, तो अगर मतलब कई बार ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल जाती है या फिर, तो आपके हिसाब से ये जो रिश्ते और पॉलिटिक्स इंडस्ट्री के अंदर होते हैं इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये कहाँ नहीं होते। आप सिर्फ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहे हैं, ये हमारे और आपके जीवन का हिस्सा है। आप किसी भी व्यापार व्यवसाय में रहें, आप देखेंगे कैसे आपके बहुत से मित्र होंगे जो अब आपके मित्र नहीं हैं, और ऐसे बहुत से आपके अमित्र होंगे जिनको आप शत्रु कह रहे हैं, वो अब आज की तारीख में आपके मित्र हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इंडस्ट्री को आप सिर्फ जीवन का एक हिस्सा मानिए, और ये सब जो चीज़ जो सवाल आपने किया है, ये जीवन के हिस्से का नहीं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, हम सब के जीवन का हिस्सा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हर जगह कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तालमेल स्थापित करके चलते रहने की हमारी आपकी परंपरा है। कभी कभी तालमेल हमारा टूट जाता है तो हम अलग दिशा में चले जाते हैं, कोई अलग दिशा में चला जाता है। जी, बिकॉज आज भी पहले अपनी फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ कर रहे हैं सर, उनका ये कहना है कि भैया OTT पे नहीं रिलीज़ करेंगे। जैसे हाल ही में आमिर खान अपनी फिल्म को बोल रहे हैं कि वो थिएटर में रिलीज़ करेंगे और उसके बाद 6 महीने 8 महीने के बाद वो YouTube पे रिलीज़ करेंगे। तो आप क्या वजह मानते हैं? आपको लगता है कि ये OTT इस हाइब्रिड मॉडल को कैसे देखते हैं और क्या ये सही अप्रोच ऑडियंस तक पहुंचने का है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि फिल्म हो, मतलब बड़ा पर्दा, टेलीविज़न हो जिसके ऊपर आप 4 जून को पृथ्वीराज चौहान देखेंगे, या OTT जो हम और आप कहीं ना कहीं मोबाइल से भी संचालित कर सकते हैं, ये सब मीडियम हैं। किस बात के? ये अपनी बात को या अपनी कृति को समाज तक पहुंचाने के। मैं मीडियम कोई चीज़ को नहीं बनाता। अगर मान लीजिए OTT है, अगर कोई इंटरेस्टिंग सीरीज़ नहीं है तो क्या आप उसको देखेंगे? और फिल्म है, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो क्या आप उसको देखेंगे? लेकिन अगर फिल्म है, इंटरेस्टिंग है, तो वो जहाँ पे भी लगी होगी आप उसको देखने जाना पसंद करेंगे। तो ये मैं इनको सिर्फ मीडियम मानता हूँ, और हम समय काल परिस्थिति के हिसाब से कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने और पहुँचाने के तरीक़ों में परिवर्तन करते रहते हैं। सर आपने अपना सफ़र टीवी से शुरू किया था, आज टीवी का एक सक्षम माध्यम है, और आजकल टीवी शोज़ पे आप कितना रेलेवेंट मानते हैं या रिग्रेसिव मानते हैं? देखिए, टेलीविज़न भी मैंने आपसे यही कहा कि अभिव्यक्ति के माध्यम है, ये मीडियम है। और सिनेमा में आपको अपने घर से निकल के थिएटर हॉल तक पहुंचना पड़ता है, और यहाँ पे टेलीविज़न के माध्यम से हम आपके घर पे चल के खुद आ जाते हैं। तो मैं इसको यही मान के चलता हूँ कि इन पे भी सारे प्रोजेक्ट, सब कुछ, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती और सारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर जो भी चीज़ प्रसारित हो रही है उसके कहीं ना कहीं एक दर्शक वर्ग उसको मिल जाता है। सर रेणुका जी और आप दोनों टैलेंटेड एक्टर्स हैं सर, ऑडियंस आप दोनों को फिर से एक साथ कब देख सकती है? हमने तो आज तक, आपने तो अभी हमको एक साथ देखा ही नहीं, सिवाय वैवाहिक रूप से। हाँ, तो हमने तो साथ में काम, फिर से आपने पूछा इस वजह से मैंने कहा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेरे मन में इच्छा है कि वो मुझे लेके डायरेक्ट करें, और क्योंकि वो जितनी कमाल की अभिनेत्री हैं उतनी ही कमाल की राइटर हैं और उतनी ही बेहतरीन निर्देशक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके निर्देशन में एक अभिनेता के रूप में मैं काम करूँ। सर लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और मतलब क्या मैसेज देना चाहिए? 4 जून को पृथ्वीराज चौहान, ये मेरा लेटेस्ट फ्यूचर है जिसको आप देखिएगा। उसके बाद 4 जून के बाद फिर हम अगले फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करेंगे।
सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? हम बस प्रार्थना करना चाहेंगे, संदेश तो देने की हमारी क्षमता नहीं है। हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम अपने हिसाब से एक इस कृति को हमने बनाया है, तो आप लोग अगर देखेंगे, आपका प्रेम, आपकी सराहना, आपका प्रोत्साहन यदि मिलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी परिष्कार होता रहेगा एक रचनात्मक व्यक्ति के रूप में।